हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र तिवारी आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम पुलिस पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का वो टॉपिक पढ़ेंगे जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो वेट इज ओवर, इंतजार खत्म हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू रीड फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब आप प्रथम विश्व युद्ध पढ़ने जा रहे हैं और इससे संबंधित सारे प्रश्न, इससे संबंधित सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डेवलप कर दूंगा। मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में विकसित हो जाएंगे और कहीं पर भी अगर घुमा फिरा के प्रश्न एग्जाम में बनता है, पूछा जाएगा, तो 100% मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि विद इन सेकेंड आप उस आंसर को तक पहुंच सकते हैं, उस प्रश्न को यूं कर देंगे चुटकियों में। तो देखें कैसे चुटकियों में, कैसे बहुत ही आसानी से आप विश्व इतिहास के प्रश्नों को करने जा रहे हैं, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वार से संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं। तो याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के पीछे कई सारे कारण थे। अभी तक क्या था कि यूरोप के चुनिंदा देशों के हाथों में पूरी पावर्स थी, वही ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जिस तरीके से उपनिवेश या जो कॉलोनीज थी वो लगभग देशों के नियंत्रण में आ गई, कंट्रोल में आ गई। अब कोई कॉलोनी, कोई उपनिवेश बचा ही नहीं। तो अब क्या होगा, यूरोप के इन डेवलप, इन ताकतवर और विकसित राष्ट्रों में आपस में ही छीना झपटी होने लगेगी, एक क्षेत्र को लेकर दूसरे क्षेत्र को लेकर। अब एशिया से हटकर अफ्रीका में कई सारे देश अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लूटमार करने की होड़ मच जाएगी। और आगे चल के आपने देखा था कि, या आप देखेंगे, औद्योगिक क्रांति हो ही गई थी। लास्ट क्लास में ही मैंने बता दिया था। तो इससे क्या हुआ ना, बहुत सारे आविष्कार होने लगे और इन आविष्कारों में स्पेशली बहुत सारे नरसंहारक हथियार आविष्कार हुए। और इन नरसंहारक हथियारों ने ना एक ऐसी प्रतिद्वंदिता शुरू कर दी इन देशों के बीच में जो जाके फर्स्ट वर्ल्ड वार के रूप में दिखेगी पूरे विश्व को। बहुत सारे यूरोपीय देशों में जातीय भेदभाव बढ़ेगा, परस्पर प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी, ईर्ष्या द्वेष बढ़ेगा और लूट घसोट मचेगी। और यही सब कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वार के पीछे। अभी तक जर्मनी उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन अब आगे चल के जर्मनी भी ताकतवर शक्ति के रूप में यूरोप में अपने आप को उभारेगा। और आपने सुना होगा दोस्तों, एक मियान में एक ही तलवार रह सकती है, दो तलवार नहीं रह सकती। मियान जानो, कब्र में। तो अब इंग्लैंड के समकालीन या समतुल्य दूसरी शक्ति का उभार हो रहा है यूरोप में, वो है जर्मनी। अब अमेरिका जैसे ताकतवर देश का भी अभ्युदय हो रहा है। उसकी इकोनॉमी अब यूरोपियन देशों के कंपैरिजन में भी क्या है, तेज है। तो दुनिया के कई विकसित देश अब ना सैनिकों की संख्या बढ़ाना शुरू कर देंगे और ये सैनिकों की संख्या, हथियार, जखीरा खरीदना, ये एक नई प्रकार की होड़ मचेगी। और इस होड़ का अंत क्या था, वर्ल्ड वार। ओके, तो वर्ल्ड वार से संबंधित हम सारे प्रश्न समझते हैं। आप जानते हैं 1914 से वर्ल्ड वार शुरू होता है और 1918 में जाके ये वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है। तो और इस वर्ल्ड वार के बाद दुनिया के देशों ने महसूस किया कि यार ना, ये वर्ल्ड वार सही नहीं रहा हम देशों के लिए, हम लोगों के लिए, इस विश्व या संसार या पृथ्वी के लिए। तो अब इस वर्ल्ड वार को रोका जाए, अब कोई दूसरा वर्ल्ड वार आगे ना हो, इसके लिए दुनिया के देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करी। लेकिन बेचारा ये संयुक्त राष्ट्र कुछ विकसित देशों के हाथों की कठपुतली मात्र रह गया और इस संयुक्त राष्ट्र ने भी सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा पाया और हो ही गया सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना। तो देखेंगे हम लोग
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित ये प्रश्न। पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में जून 1914 में किसकी हत्या हुई? तो कहा जाता है कारण तो बहुत थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, भाई जर्मनी का भी ताकतवर देश के रूप में उभरना, अमेरिका का बहुत ताकतवर हो जाना, स्पेशली इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाना, मोरक्को एक अफ्रीकन देश है, मोरक्को को लेकर फ्रांस और इटली में डिस्प्यूट हो जाएगा। तो ये सारे भी कई सारे मतलब इंपॉर्टेंट रीजन थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। तो देख पा रहे होंगे कि तात्कालिक कारण मतलब सडन रीजन, आखिर गुस्सा तो बहुत पुराना था आपस में, प्रतिद्वंदिता या छीना झपटी या ईर्ष्या द्वेष तो बहुत पहले से इन देशों में था, लेकिन तुरंत क्यों लड़ाई शुरू हुई? तुरंत लड़ाई शुरू होने का कारण था कि एक ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। ऑस्ट्रिया एक देश देखेंगे आप यूरोप में, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाएगी। कहाँ? तो सेराजेवो में, बोस्निया की राजधानी है सेराजेवो में, ऑस्ट्रिया के राजकुमार उत्तराधिकारी फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। ये पूछा गया प्रश्न है। और फिर क्या हुआ? क्योंकि बोस्निया एक यूरोपियन देश है, सर्बिया के कंट्रोल में था, सर्बिया का अधिकार था बोस्निया पर, और जिसके कारण ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और यहीं से 28 जुलाई 1914 को विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो अगर डेट भी पूछ ले तो याद रखना 28 जुलाई 1914। ये वो घटना है जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और धीरे धीरे ये एक बड़ा रूप ले लेगा और दुनिया के कई सारे देश इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। कुछ देश नहीं शामिल होना चाहते थे, लेकिन आगे चल के उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई जिससे उनको भी मजबूरन या जानबूझकर इस महासंग्राम में कूदना पड़ा। तो वो सारे प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया? तो याद रखना ऑप्शन क्या है? 1 अगस्त 1914, 2 अगस्त 1914, 3 अगस्त 1914 और 4 अगस्त 1914। तो दो बड़े देश हैं यूरोप के, एक है रूस और एक है फ्रांस। तो यहाँ तो रूस का पूछा गया, फ्रांस का भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जर्मनी ने एक साथ दो यूरोपियन देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी थी। तो रूस के खिलाफ 1 अगस्त 1914 को करी थी और फ्रांस के खिलाफ 3 अगस्त 1914 को करी थी। तो पॉइंट शुड बी नोटेड। 1 अगस्त 1914 1914 रूस के खिलाफ आक्रमण करता है, युद्ध की घोषणा करता है, और फ्रांस के खिलाफ 3 अगस्त 1914। अगला प्रश्न क्या है? धुरी राष्ट्र में शामिल देशों की संख्या बताइए, राष्ट्रों की संख्या बताइए। तो एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही एक वर्ष है 1882, 1882 याद रखना है। तो 1882 में यूरोप के कुछ ताकतवर देश जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली शामिल है, ये देशों ने मिलकर त्रिगुट की स्थापना करी। त्रिगुट नामक एक संगठन बनाया, गुट बनाया, और आगे चल के यही त्रिगुट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? धुरी राष्ट्र में शामिल हो जाता है। और इस धुरी राष्ट्र का नेतृत्व लीड कौन करता है? तो वो है जर्मनी। ठीक, तो याद रखना धुरी राष्ट्र में शामिल राष्ट्र की संख्या, देशों की संख्या। तो देश कौन कौन थे? जर्मनी था जिसने लीड भी किया था धुरी राष्ट्रों को। धुरी राष्ट्र पहले त्रिगुट के नाम से जाना जाता था। ऑस्ट्रिया भी शामिल है, हंगरी भी शामिल है। तो उपर्युक्त सभी, ऑल एबव याद रखना। त्रिगुट में इटली शामिल है और शुरू में उसने अप्रत्यक्ष रूप से धुरी राष्ट्र का समर्थन किया, लेकिन 1915 में उसको मित्र राष्ट्रों से सपोर्ट मिल गया। आगे बताऊंगा मित्र राष्ट्र के बारे में। तो दो गुट थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र
के द्वारा इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह से इटली को लालच मिल गया और फिर इटली पलटा मार देता है। पलटू राम सुना होगा, बहुत बचा जाता है पलटू राम से भैया, है ना। तो मेरा भी वीडियो पता है कि पता है कुछ मेरे अपने लोग ही डिसलाइक कर देते हैं और मुझे पता भी चल जाता कौन करता है, लेकिन बोलता नहीं हूँ। तो लेकिन इंग्लैंड के बारे में पता चल गया। क्या पता चल गया कि पहले वो किसके साथ था, ध्रुव राष्ट्र के साथ। 1915 में किसके साथ शिफ्ट हो गया, मित्र राष्ट्र के साथ, ठीक ना। तो याद रखना है, ध्रुव राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी प्रमुख थे। शुरू में इटली भी था, लेकिन बाद में वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ने लगता है। अगला, जर्मनी द्वारा इंग्लैंड के किस जहाज को डुबोया गया। कामागाटा मारू, जर्मनी द्वारा इंग्लैंड के किस जहाज को डुबोया गया। कामागाटा मारू, टाइटेनिक, लूसितानिया या नौनाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है, लूसितानिया। इसमें लूसितानिया नामक एक जहाज है। कहां की जहाज है, इंग्लैंड की जहाज है। जर्मनी के द्वारा इस लूसितानिया जहाज को डुबो दिया गया, जिसमें 1153 लोग मतलब मारे जाते हैं। कितने, 1153 लोग मारे गए। बहुत बड़ी जहाज थी, टाइटेनिक टाइप की। और इसमें 128 लोग अमेरिका के मार दिए गए। बस भैया, आ बैल मुझे मार। अमेरिका पागल देश सही है, बुरा मत मानना। कोई देश ना, कोई संगठन, ऑर्गेनाइजेशन अगर अमेरिका के एक व्यक्ति को भी मार देना तो अमेरिका आप चुप नहीं बैठता है, घर में घुस के मारता है। आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, सद्दाम हुसैन इराक में घुस गया, सद्दाम हुसैन के देश में घुस गया अमेरिका और सद्दाम हुसैन को मार दिया। पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार दिया, पता नहीं चला कि कब मार दिया गया पाकिस्तान की सेना को। तो अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, देख भी रहे हैं। तो लगभग देशों से लोग दुश्मनी ले सकते हैं, ऑलमोस्ट देशों से वर्ल्ड के, लेकिन अमेरिका से दुश्मनी नहीं ली जाती, ठीक ना। सुना होगा कहावत कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जाती। तो मगरमच्छ समझो आप 19वीं शताब्दी के बाद से या 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद से या उत्तरार्ध में दुनिया के सबसे ताकत और पावर बनकर उभरेगा अमेरिका। सुपर पावर बोल सकते हैं आप। बट कोरोना के ज़्यादा केसेस वहीं आ रहे हैं ना, क्या करिएगा। अमेरिका जैसा देश परेशान है, जो वर्ल्ड वार के देशों में जो देश शामिल थे उनको हरा सकता है, या सामने जो दुश्मन है उनको हराया जा सकता है। जो अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कौन हराएगा, है ना। तो याद रखना, लूसितानिया नामक जहाज को जर्मनी द्वारा डुबो दिया गया, जिसके कारण अमेरिका इस महासंग्राम में शामिल हो जाता है। तो नोट कर लें, फिर आगे अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूं। अगले क्वेश्चन देखिए, आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपने ध्रुव राष्ट्र पढ़ा था, अब आपको विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वार के दूसरे गुट के बारे में समझना है। दूसरा गुट मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था और पूछ रहा है कि मित्र राष्ट्र में शामिल देश थे। तो इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, उपयुक्त सभी, ऑल एबव। तो क्या हो जाएगा सही, उपयुक्त सभी। इंग्लैंड, जापान, फ्रांस के अलावा रूस भी शामिल था इसमें और अमेरिका भी शामिल था। ये भी याद रखना, अगर घुमा दे, जापान या फ्रांस हटा दे और रूस या अमेरिका ले आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, तो ध्रुव राष्ट्र के अपोजिट जो महाशक्ति का जो महाशक्तियों का गुट बनता है वो मित्र राष्ट्र कहलाता है। और फाइनली अगर पूछ ले कि फर्स्ट विश्व युद्ध में किस गुट की विजय हुई या किस गुट की पराजय हुई, तो याद रखना मित्र राष्ट्रों का जो गुट था वो विजयी रहता है और जो ध्रुव राष्ट्रों का गुट था जर्मनी के नेतृत्व में वो पराजित होता है। ये याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन में शामिल देश थे। तो याद रखना, पेरिस फ्रांस में है। तो पेरिस फ्रांस में 18 जून
1919 को एक सम्मेलन होता है, एक समझौता होता है जिसमें 27 देश शामिल थे। पेरिस शांति समझौते में कितने देश शामिल थे? 27। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने देश शामिल थे, तो बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कम जगह आपको मिलेगा, 37। तो विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल देशों की संख्या 37, और 10 कम कर लो, डिक्रीज कर दो, माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 27। तो पूछ लेगा पेरिस शांति सम्मेलन कहाँ हुआ? तो फ्रांस में ही है, पेरिस, वहाँ हुआ। और इसमें शामिल पेरिस शांति समझौते में कितने देश शामिल थे? तो 27 से 10 कम कर लेना है। लेकिन इस सम्मेलन में जो सिग्नेचर करते हैं, जो जिनका प्रभुत्व रहा, जिन्होंने नियम कानून बनाए, तो उन देशों की संख्या बहुत कम थी। तो 27 में 24 का कोई मतलब नहीं था। 3 ही मेन देश नियम कानून बनाते हैं। तो याद रखना, पेरिस शांति सम्मेलन में वैसे 27 देश थे, लेकिन जो मुख्य नियम कानून बनाते हैं उनका नाम क्या था? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक ना, याद रखना है। तो पेरिस शांति सम्मेलन में जो समझौता हुआ वो स्पेशली किन देशों ने किया? तो 3 देशों ने किया। तो पेरिस शांति सम्मेलन में शामिल देश तो 27 ही होंगे भाई। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा पेरिस शांति सम्मेलन में जो समझौता बना उसमें किन देशों की प्रमुख भूमिका रही, तो यूं कह सकते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन में शामिल देशों में प्रमुख भूमिका रही। ऐसे कर ले, शामिल देशों में प्रमुख भूमिका रही, प्रमुख भूमिका रही। तो प्रमुख भूमिका रही तो उपर्युक्त सभी, ऐसे कर ले। ठीक ना, हुआ क्लियर? आगे, वर्साई की संधि इंपॉर्टेंट है ये। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ कब हुई? तो इसी वर्साई की संधि के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है, और यही वर्साई की संधि के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीजारोपण हुआ। मतलब यहीं से किसके बीच पड़ गए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी बीच पड़ गए। और जर्मनी को इन मित्र देशों ने, या पेरिस शांति समझौते में जो मुखिया देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इन देशों ने मिलकर जर्मनी पर ही पूरा क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन हर्जाना डाल दिया। और कितने का हर्जाना डाला? सुनकर आपको आश्चर्य होगा। कितने का हर्जाना डाला? 6 अरब 50 करोड़ पाउंड। 6 अरब 50 करोड़ पाउंड, है ना, याद रखना। रुपया से बहुत महंगी होती पाउंड। तो 6 अरब, आज से लगभग 100 साल से ज़्यादा की बात है, 6 अरब 50 करोड़ से ज़्यादा का कंपनसेशन हर्जाना डाला गया। और भी बहुत सारे जो क्षेत्र थे, बहुत सारी जो एरिया थी ध्रुवीय राष्ट्रों की, उन पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो जाता है। तो इससे, इस संधि से, वर्साई की संधि से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है जर्मनी, और इसी शर्मिंदगी ने आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज बोए। तो याद रखना है, वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919। ये पूछा गया प्रश्न है, 28 जून 1919। लास्ट प्रश्न आज का क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान रहा। हाँ, विश्व युद्ध हो गया, लेकिन इससे क्या एक नया संगठन, क्या एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कौन एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सामने निकल कर आया? इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल 37 देश, और जो शामिल नहीं थे उन्होंने भी ये एहसास किया कि कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक मीडिएटर, एक बिचौलिया होना चाहिए, जो कोई किसी अधिकार का शोषण करे, किसी अधिकार क्षेत्र में इंटरफेयर करे, हस्तक्षेप करे किसी दूसरे के में, तो कम से कम कोई एक बिचौलिया मीडिएटर हो, वो इंटरफेयर कर सके। मतलब शोषितों के द्वारा शोषित ना हो पाए कोई, है ना, संपन्नों के द्वारा किसी वंचित, किसी गरीब, किसी कमजोर देश का शोषण, हरासमेंट ना हो पाए। इसके खिलाफ
इसके अगेंस्ट एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होता है, स्टैब्लिश होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? राष्ट्र संघ, IMF, विश्व बैंक, WHO। तो याद रखना क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक ना? तो ये याद रखना है। ये भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, IMF, विश्व बैंक और WHO भी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, राष्ट्र संघ, ये बात अलग थी कि ये राष्ट्र संघ सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाएगा। ये राष्ट्र संघ कुछ ताकतवर देशों की कठपुतली मात्र बनकर रह जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर UNO सुना होगा आपने, UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है, जो बहुत ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन बन के या उभर कर आता है। और इस संदर्भ में देखा जाए तो लोग कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन जिस तरीके से UNO की मजबूत पकड़ है लगभग देशों में, विश्व के लगभग देशों में, तो हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होना बड़ा ही मुश्किल है। हाँ, क्योंकि ये ताकतवर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छी मीडिएटर या बिचौलिए की भूमिका निभाता है। हाँ, तो आज UNO कुछ प्रमुख देशों के हाथों की कठपुतली नहीं रह गया, बल्कि ये संपूर्ण विश्व के शोषितों, वंचितों, गरीब देशों के अधिकारों की बात करता है। वो बात अलग है कि आज भी कई सारे 21वीं सदी में देश हैं जो बेचारे कुछ ताकतवर देशों के चंगुल में हैं, जिसमें तिब्बत, ताइवान, हांगकांग या ऐसे कई आपने देशों के नाम सुने, कई सारे क्षेत्रों के नाम सुने होंगे। देश का तो नाम हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि UNO खुद नहीं बोलता कि तिब्बत कोई देश है। तो हुआ क्लियर? तो आशा करता हूँ ये फर्स्ट वर्ल्ड वार से संबंधित वीडियोस या क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। भैया समझ में आए हों तो आप यार लाइक करो, चैनल को लाइक करने में कंजूसी ना करो, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप हमारे लगातार वीडियोस देखते रहिए। और इस लॉकडाउन में जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज़, वर्ल्ड हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट सीरीज़ लाए हैं, आपके लिए ही लाए हैं, है ना? और इस खाली समय का आप फ़ायदा उठाइए और पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री पर कमांड बनाइए। ओके, तो नोट कर लीजिए सारे प्रश्न।